पूछेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो हम एक इवेंट लेते हैं मतलब कि सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेते हैं उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो सबसेट के एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, ये फेवरेबल चांसेस वो होते हैं कि कितने जो है वो आपके इवेंट में आ रहे हैं, ठीक है ना, कि कितने एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके इवेंट में आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ चांसेस, मतलब कि सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है, अगर एमसीक्यूज में आ जाता है या वैसे इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी लिमिट होती है 0 से 1 तक, कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, या 0 से 1 के दरमियान हो सकती है, ना तो 0 से पीछे मतलब नेगेटिव में जा सकती है, क्योंकि जब भी हम चांसेस की बात करते हैं तो कोई चांस नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, या तो वो होगा या नहीं होगा। इसी तरह से 1 से ज्यादा उसके चांसेस नहीं हो सकते, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। अगर हम किसी इवेंट की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल इवेंट ऐसा है जिसको हम बोल देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। जैसे कि अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है हेड और टेल का, हमने एक कॉइन टॉस किया, उसमें आ गया हेड और टेल, 2 चांसेस है ना, तो सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स आ गए। अब हम उसके इवेंट्स किस किस तरह के बना सकते हैं, जितने भी सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के वो इवेंट्स होते हैं। तो एक इवेंट तो उसका ए इवेंट वो बन सकता है कि जो आउटकम है वो हेड आएगी, बी इवेंट बन सकता है कि आउटकम जो है वो टेल आएगी, सी इवेंट बन सकता है कि हेड और टेल दोनों ही आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि हेड और टेल ये भी प्रॉपर एक सबसेट है, और इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, जो कि पूरी पूरी सैंपल स्पेस हो जाएगी। और हर सेट का एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अब एम्प्टी सेट को हम कैसे मानेंगे कि ये इवेंट है या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉइन की बात उसकी बात करें, डाइस की बात करें, तो उसमें क्या होता है 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम इवेंट ले लेते हैं, द इवेंट के जब हम डाइस को रोल करें तो हमारे पास नंबर आए 7। तो अब देखें कि ये बात तो ठीक है ना, एक स्टेटमेंट तो ट्रू है कि मतलब कि एक स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है ना, कि हम जब डाइस को रोल करें तो उसके ऊपर नंबर कौन सा है 7। लेकिन अब क्योंकि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो उसके ऊपर तो नंबर आते हैं 1 से लेके 6 तक, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 7 नहीं आ सकता, और उसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट में चूंकि एलिमेंट ही कोई नहीं होता तो उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस कितने हो जाएंगे 0, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस मतलब डाइस की बात करें तो उसमें टोटल कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, तो 0 ओवर 6 0 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी 0, और बाकी जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी। जबकि जो श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट हम बोलते हैं जो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि पूरी की पूरी सैंपल स्पेस आ रही है, जितने एलिमेंट सैंपल स्पेस में उतने ही एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब जितने इवेंट भी हम पूरी की पूरी सैंपल स्पेस ले रहे हैं, तो जितने इवेंट में आ रहे हैं उतने ही सैंपल स्पेस में आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 आ जाएगी। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब कि दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, जैसे कि ए इवेंट हम ले लेते हैं हेड, बी इवेंट हम ले लेते हैं टेल, दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि ए यूनियन बी की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ जाए, जैसे कि अगर डाइस की बात करें तो ए इवेंट हम ले लें 1 2 3 और बी इवेंट ले लें 3 4 5, तो एक इसमें एक एलिमेंट सेम आ रहा है ना 3, तो तब हम क्या करते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि एक एलिमेंट जो इसमें इंटरसेक्ट में आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम इनमें से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कार्ड्स वाली एग्जांपल हम कर रहे थे कल, तो सबसे पहले आप कार्ड्स देख लें जरा कि कार्ड्स होते किस किस तरह के हैं। हमारे पास कार्ड्स में 4 टाइप्स होती हैं, एक हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है
और हमारे पास स्पेड होता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं। अब चारों टाइप्स के एक-एक कार्ड होता है, मतलब कि अगर अगर हम ए वाला कार्ड ले रहे हैं एस, तो उसके भी ये 4 कार्ड होंगे। के ले रहे हैं किंग वाला, तो उसके भी ये 4 होंगे। क्यू के भी, जे के भी ये चारों कार्ड होंगे। इसके अलावा हमारे पास होते हैं 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स। तो 2 वाले कार्ड भी इन चारों में होगा, 3 वाला भी इन चारों में होगा, 10 तक ये सारे 4-4 कार्ड्स होते हैं। तो अगर इनकी टोटल काउंटिंग की जाए तो इसमें क्या आ रहा है, 4 एस कार्ड होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन, 4 जैक, तो और बाकी जो है 4 2 वाले कार्ड्स होते हैं, 4 3 वाले, 4 4 वाले, 4 कार्ड्स होते हैं, 5 वाले। तो ये टोटल मिला के हमारे पास आते हैं 52। अब अगर यहाँ पे देखिए आप जरा, हार्ट और डायमंड का कलर क्या है, रेड। क्लब और स्पेड का कलर है ब्लैक। तो 52 में से हाफ कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, हाफ कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। तो हाफ 52 का हाफ करें तो ये देखें 26 जो है वो रेड कार्ड्स आ जाएंगे, 26 जो है वो ब्लैक कार्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया है ए हो, किंग हो, क्यू क्वीन हो, जैक हो, या 2 से लेके 10 तक हो, तो ये सारे इन चारों टाइप्स में आते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर एक टाइप की बात करते हैं, हार्ट की बात कर लेते हैं। अब हार्ट में 2 वाला कार्ड आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कार्ड ये हो गए। फिर ए वाला आ रहा है, के आ रहा है, क्यू आ रहा है और जी आ रहा है। तो ये टोटल 13 कार्ड हैं जो कि हार्ट वाले हैं। सिमिलरली 13 कार्ड डायमंड के होंगे, 13 क्लब के होंगे और 13 स्पेड कार्ड्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अभी ऊपर एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में क्या था, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, कि एक कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड कार्ड, के कार्ड जो है वो रेड कार्ड हो सकते हैं। अब आप पहले सोचें कि 52 प्लेइंग कार्ड में से कितने कार्ड जो थे वो रेड कार्ड थे। हमने कहा कि हाफ कार्ड्स रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं, तो 26 जो है वो रेड कार्ड्स है। तो अभी पहले इवेंट की बात करते हैं। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट कार्ड इज अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने हैं, 26। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई है, 26 रेड कार्ड, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे 52 पे, तो ये 1/2 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से कार्ड इज अ डायमंड कार्ड। तो हमने कहा कि एक कार्ड एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, 13 जो है क्लब के होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं। तो कार्ड इज अ डायमंड। अब इस इवेंट में कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगी, वो भी 13 आ जाएंगी। यहाँ पे देखें, लेट बी रिप्रेजेंट द इवेंट दैट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 13 आ रही है, डिवाइड किया हमने टोटल आउटकम से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। थर्ड है कार्ड इज 10। अब 10 की 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम एक कार्ड ड्रॉन करें, कहता है कि कार्ड जो है ड्रॉन किया, वो आया 10 का कार्ड। अब 10 में तो 4 टाइप्स के कार्ड हैं, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है और हार्ट है। तो 4 टाइप्स के आ सकते हैं ना, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 4, और डिवाइड किया टोटल आउटकम से, तो ये आ गया 1/3। ओके, जरा इसमें क्लियर कीजिएगा कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब फेयर कॉइन क्या होता है, एक होता है ना, हम जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, और हो सकता है कि कॉइन ना हेड आए ना टेल आए, बल्कि वो खड़ा हो जाए, कि मतलब वो बिल्कुल खड़ा हो गया, कहीं जाके अटक गया कह लें, या खड़ा हो गया है, वो गिरा नहीं है, ना हेड आया उस पे ना टेल आए। उसको कहते हैं कि वो कॉइन फेयर नहीं होता। फेयर कॉइन का मतलब ये है कि वो खड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी हम उसको टॉस करें तो वो हमें एक रिस्पॉन्स दे, हमें एक आंसर दे, या तो उस पे हेड आए या फिर उस पे टेल आए। तो देन देखिए, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर। हमने प्रोबेबिलिटी, इसने जो इवेंट दिया है, हमने किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि 3 बार जो टॉस किया गया है, तो तीनों में मतलब कम से कम एक बार जो है वो हेड आना चाहिए। अब पहले तो हम तीनों की सैंपल स्पेस बना लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर। अभी ये हमने सैंपल स्पेस बना ली जो मैंने उधर आपको बनाना सिखाई। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 8। इवेंट हमारे पास क्या है? 8 डिनोट्स द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अपीयर। तो आप इनमें से वो एलिमेंट्स उठा लें जिसमें कम से कम एक बार आया है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। जब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एट लीस्ट की जगह अगर एट मोस्ट हो जाता है कि सिर्फ एक बार आए, तो तब फिर इवेंट और बनना था। एट लीस्ट कहा है तो इसका मतलब कि कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा उससे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जिसमें एक एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड आ रहा है, उसको उठा लें। पहला एलिमेंट है कि ये वाला है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बस एक ये टेल 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 वाला है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? 7। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, एक मैं आपको डाइस वाली एग्जांपल करा देती हूँ, लेकिन फर्दर इसमें अगर हेड टेल्स की इस तरह की एग्जांपल्स आ रही हैं वो फिर आप लोग खुद करेंगे। ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। If two fair dice are thrown, what is probability of getting a double six? Fair dice, इसमें भी वही चीज है कि फेयर डाइस का मतलब क्या है कि फेयर डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। ये ना हो कि उस पर कोई भी नंबर ना आए, वो खड़ा हो जाए या उस पर इस तरह से रुक जाए कि उसमें नंबर ही ना शो हो रहा हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल सिक्स? सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाएं। अब आई होप आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गई होगी। इसकी सैंपल स्पेस भी बिल्कुल हम इसी तरह से बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब डाइस को थ्रो करेंगे। अगर ये आपको शो हो रहा हो साइड पे, मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ये हमारे हम एक बार एलिमेंट आते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, लूडो के दाने को फेंकते हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब डाइस कितनी बार थ्रो किया है? 2 बार। 2 बार किया है तो हम दूसरा भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो दूसरी बार हमारे पास क्या आएगा? वो भी सेम यही चीज आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब आपने लेना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे? पहले 1 को आप इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते जाना है। तो ये आ जाएगा 1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 आ गया ऑर्डर पेयर। देन दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा 1 2, तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा 1 3, फोर्थ ऑर्डर पेयर आएगा 1 4, देन 1 5। ठीक हो गया। उसके बाद 1 6। ये अब 1 को हमने जब मल्टीप्लाई किया इन सब से, तो ये हमारे पास ये नीचे 6 एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली हम 2 को इन सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट और आएंगे, ये वाले 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये 6 एलिमेंट आएंगे। जब हम 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 2 4 3, ये 6 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास यहाँ तक। ठीक हो गया। और फिर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन 6 से करेंगे तो ये एलिमेंट्स, तो टोटल 36 एलिमेंट्स आते हैं। ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस आपके पास लिखी हुई है, और ये सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि एक बार डाइस थ्रो किया तो 6 नंबर आ सकते हैं, दूसरी बार थ्रो किया तो 6 नंबर आ सकते हैं। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, ये टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। अब इवेंट क्या है? अ डबल सिक्स। लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट अ डबल सिक्स अपीयर्स। अब आप इस पूरी सैंपल स्पेस में देखो कि डबल सिक्स कितनी बार अपीयर हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सिर्फ एक एलिमेंट है जहां पे जाके डबल सिक्स अपीयर हुआ है। ठीक है, तो ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, डबल सिक्स। और इसको आपने इधर ब्रैकेट्स भी लगानी है, वो ऑर्डर पेयर बना के लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है। इस तरह से तो 2 एलिमेंट्स लग रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ एक ऑर्डर पेयर में लिखना है इसको। तो ए में कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 आ गए। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 36। दोनों को डिवाइड करो तो प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 1/36। अच्छा जी, तो हमारे पास सेकंड है अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, के सम जो है दोनों डॉट्स का सम जो है 8 आ रहा हो या 8 से ज्यादा आ रहा हो। जिनका सम 8 से कम होगा उसको हमने नहीं लेना। जैसे कि 1 1 है, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 2। इसको छोड़ देना है, ये बी में नहीं आएगा।
1 2 है, इसका सम 3 आ रहा है, इसको भी छोड़ देना है। 1 3 4 आ रहा है, इसको भी छोड़ देना है। 1 4 ऐड करो तो 5 आता है, इसको भी छोड़ दें। इसी तरह से 1 6 ये 7 आ रहा है, इसको भी छोड़ देना। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वो 2 6 आता है, क्योंकि इसका सम 8 आ रहा है। फिर 3 2 3 3 3 4 5, यहाँ 8 आ गया। 3 5 का भी 8 आ रहा है, 3 6 का 9 आ रहा है। तो ये भी हम लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि सम या तो 8 हो या उससे ज्यादा हो। ठीक हो गया, या उससे ज्यादा हो। तो आपने यहाँ पे सारे चेक कर लेने हैं कि सम 8 आ रहा हो या 8 से ज्यादा आ रहा हो। तो ये हमारे पास टोटल नीचे हमने क्योंकि बी में लिख दिए हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 15/36। इसको सिंप्लीफाई किया तो 5/12 आ गया। अच्छा, ये नोट्स क्योंकि मैंने शेयर किए हुए हैं, तो ये फर्दर एग्जांपल्स जो हैं ये आप लोग खुद देखेंगे, क्योंकि ये मैंने चैप्टर आज कंप्लीट करवाना है। तो सेम है ये सारी, क्योंकि मैंने ऊपर कॉम्बिनेशन की भी करवा दी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हुए हम कॉम्बिनेशन और प्रोबा उसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वाली, उसको भी यूज करते हैं। परम्यूटेशन को उसको भी यूज करते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास हम ऑर्डर में ले रहे हैं या इसको ऑर्डर में नहीं ले रहे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कहता है 6 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, टोटल 10 हो गई। विच आर इंडिस्टिंग्विशेबल अपार्ट फ्रॉम कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। बैग में पड़ी हुई है, अब उनका कलर जो भी है, लेकिन आप हाथ लगाओगे देखे बगैर तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी ब्लैक है कौन सी व्हाइट है। ठीक है, इफ 6 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग, अब टोटल 10 थी, 10 में से 6 निकाल ली बगैर देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। कहते 3 इवेंट इन्होंने क्या दिया है कि 3 व्हाइट बॉल्स हों और 3 ब्लैक बॉल्स हों। तो जो टोटल 6 निकालनी है उनमें 3 व्हाइट आए और 3 ब्लैक आए। अब टोटल बॉल्स कितनी है 10, व्हाइट बॉल्स कितनी है 6 और ब्लैक कितनी है 4। लेट 6 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 10 बॉल्स। ठीक है ना, 10 बॉल्स में से रैंडम हमने सिलेक्ट किया। मुमकिन है उसमें एक ब्लैक आ रही हो और बाकी व्हाइट आ रही हो सकता है 2 ब्लैक आ रही हो 4 व्हाइट आ रही हो सकता है 3 3 का पेयर बन जाए, या 2 व्हाइट हो 4 ब्लैक हो। The possible number if outcomes in which 6 balls are selected from 10 balls। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितनी तरह के कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये 6 बॉल्स आ सकती हैं, वो हम देख लेते हैं। कि टोटल हमारे पास क्योंकि 10 बॉल्स हैं, अब इसमें ऑर्डर नहीं ले रहे कोई भी कि पहले ब्लैक आने चाहिए फिर व्हाइट आने चाहिए, या पहले 2 ब्लैक हो फिर व्हाइट हो। वो एक ऑर्डर आ जाता है, तो फिर हमने उसमें परम्यूटेशन लेनी थी। अभी क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, उनका ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। टोटल 10 बॉल्स हैं, 6 हमने सेलेक्ट की हैं, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन आएगा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे इसका फार्मूला लेके 6 फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 10 और n माइनस r। तो इस फार्मूले से हमने इसका कॉम्बिनेशन निकाल लिया, तो ये टोटल 210 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इसका मतलब सैंपल स्पेस में टोटल 210 एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली हमारे पास इवेंट क्या है, उन्होंने कहा 3 व्हाइट बॉल्स आनी चाहिए और 3 ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट 3 बॉल्स आर व्हाइट एंड 3 आर ब्लैक। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर व्हाइट बॉल हमारे पास टोटल कितनी है 6 है, तो 6 में से 3 आ जाएं व्हाइट बॉल्स, और फिर बाकी 4 में से कितनी आएंगी 3 आएंगी ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो ये इनके कॉम्बिनेशन के फार्मूले से हमने ए के एलिमेंट्स निकाल लिए 80 एलिमेंट्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 80 एलिमेंट्स आ गए, देन ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 80/210, और ये आ गया 8/21। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आगे एग्जांपल्स दे रखी हैं, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे।
क्या माफ किया इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी एग्जांपल इसी चीज की दी हुई हैं, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉज हैं, मतलब कि एक होता है ना प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने के लिए, कहते हैं इफ फाई इज इम्पॉसिबल इवेंट दैट पी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में भी समझा चुकी हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट किस तरह का होगा, और फिर जाहिर है इम्पॉसिबल इवेंट है उसमें कोई एलिमेंट तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ पे भी यही कहा कि इफ फाई मतलब एम्प्टी सेट इज इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसका प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ आप लोगों ने इन सब के खुद करने हैं, मैं जस्ट आपको लॉज की स्टेटमेंट बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखें लॉज ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का लॉ क्या है, इफ ए बार इज द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए देन पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। हमारे पास एक आ गया है, जैसे हम कह लें कि हमारे पास हेड और टेल दो सैंपल स्पेस हैं, ठीक है ना, उसमें से ए हमने इवेंट ले लिया हेड का। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि वो 1/2 आती है। अब तो हमने अगर बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, मतलब कि बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं, बी में टेल आ जाएगा फिर, और वो टेल क्या बनता है, ए का कंप्लीमेंट बनता है, ठीक है ना, क्योंकि पूरी सैंपल स्पेस में से अगर हेड का कंप्लीमेंट लेते हो तो टेल आता है आंसर। तो उसके लिए ये है कि आप क्या करो कि अगर आपको पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी पता है 1/2, उसको 1 में से माइनस कर दो तो आपके पास बी की आ जाएगी, या ये कह लो कि ए कंप्लीमेंट की आ जाएगी। इफ ए बार इज अ कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट देन कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इन सक्सेशन। एक कॉइन को हमने 4 टाइम्स टॉस किया है। पहले हमने 3 वाली की सैंपल स्पेस मैंने आपको बनाना बता दी थी, 4 वाले की सैंपल स्पेस आप खुद बनाएंगे, तो ये आपके सामने दी भी हुई है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कि एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कम से कम एक हेड आए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी आ सकते हैं। अगर हम इस पे वो यूज करें ऊपर वाला फार्मूला कंप्लीमेंट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, लेट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। इवेंट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर है सिर्फ एक टेल 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 वाला एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें हेड नहीं आ रहा होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स में हेड आएगा। तो 15 एलिमेंट्स ए में आ गए, 15/16 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये तो वो मेथड है जो हमने पीछे किया। अभी हम इसमें कंप्लीमेंट वाला मेथड देखते हैं कि हम ए का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। कंप्लीमेंट क्या आएगा, उसने कहा था कि हमने ए इवेंट वो लेना है जिसमें कम से कम एक हेड आ रहा हो, तो इन सब में हेड आ रहा है सिर्फ सिवाय एक इस एलिमेंट के टेल 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 के, ठीक है ना, इसमें हेड नहीं आ रहा, तो जाहिर है ए का कंप्लीमेंट सिर्फ ये एक एलिमेंट आ जाएगा, और एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी है, 1/16। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 माइनस 1 इसमें से ये कंप्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर दे, तो ये आ जाता है 15/16। ये सारी नेक्स्ट जो फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं ये दी हुई हैं कंप्लीमेंट वाले रूल से, तो ये आप लोग खुद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको वो रूल क्यों बताया, वो मल्टीप्लाई करने वाला। यहाँ पे देखिए coin is biased so that the probability that it falls showing tails is 3/4, कि जब उसके टेल आए तो उसमें 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अब कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 5 टाइम्स, ठीक है। अब एक तो मेथड इसका ये है कि आप वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेके हेड टेल से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते लेते जाओ और 5 बार उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया था क्योंकि हमें इसमें टोटल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स किस तरह से निकालोगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 2 इंटू टू 2 इंटू टू 2 इंटू टू, ये 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, तो ये 32 आता है। या आप कह लो कि 2 की पावर आपने 5 लेनी है, तो तब भी आपके पास ये टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, ये आप लोग खुद करेंगे। Next, the probability of a subset if A and B are two events such that A is contained in B। कि अगर कोई सैंपल स्पेस हमारे पास ऐसे है और उसमें 2 इवेंट्स हमने ले लिए A और B,
वो इवेंट किस तरह के हैं कि इवेंट ए के सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि बी में है, लेकिन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। जैसे हम अगर बात करें डाइस वाले की, तो एस में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें ए को हम ले लेते हैं 1 2 और बी को ले लेते हैं 1 2 3 4। तो अब ये क्या बन जाएगा? ए इज कंटेन्ड इन बी, के ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, लेकिन बी में इसके अलावा भी कोई एक आधा एलिमेंट आ रहा है। If A and B be two events such that A is contained in B, कहता है कि अगर A और B इस तरह के दो इवेंट्स हों कि A B में कंटेन कर रहा हो, देन P of A की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन होगी या इक्वल होगी P of B के। ठीक है ना, कि फिर अगर A B में कंटेन कर रहा है तो A की प्रोबेबिलिटी या तो B के इक्वल आएगी या फिर B से लेस आएगी। B के इक्वल तभी आएगी जब दोनों में एलिमेंट्स सेम आ रहे होंगे। Okay, next है if A and B are two events defined in sample space S, then P of A intersection B bar B का complement is equal to आएगा P of A minus P of A intersection B। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रूफ दिए हुए हैं तो होपफुली आपको इसके प्रूफ करने में कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको इनकी एग्जांपल समझाऊंगी। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में एक चीज की कि इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो तब क्या होगा, कि मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ जाए तो फिर क्या होगा, ये उसके लिए थ्योरम है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस देन पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस हम उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे जो कि सेम एलिमेंट्स की आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वही डेफिनेशन वाली चीज आ गई कि अगर भी कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं देन उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगी। फर्दर एक हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होती है, इसका रिजल्ट है इसका कि अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 4 5 या के एलिमेंट्स आ गए, के इवेंट्स आ गए हैं और वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इट मींस के सारे के सारे जो हैं वो ऐसे हैं जिनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे कि इन शॉर्ट आप अगर समझे सैंपल स्पेस हमने डाइस वाली की, उसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं। A1 इवेंट आप ले लो, उसमें 1 एलिमेंट है। A2 इवेंट ले लो जिसमें एक एलिमेंट है 2। A3 एलिमेंट ले लो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3। A4 ले लो उसमें 4 है। 5 ले लो तो इसमें 5 एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है डाइस का वो 5 है। इसी तरह ये 6 तक इवेंट्स बन जाएंगे और ये 6 इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? P of A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन AN तक इनकी क्या होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग सम होके आ जाएगी। ठीक है, कहते हैं इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एक्सहाउस्टिव देन इन सब को अगर आप जमा करते हो तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि वो उन सब के दरमियान कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, लेकिन सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पे इनके सम करने पे प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी। साथ में एक कंडीशन और है कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आए, कि अब जब उन सब एलिमेंट्स को, सब इवेंट्स को आप यूनियन करोगे तो वो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बननी चाहिए, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आएगा। अगर आपको एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन याद नहीं है तो आप कल वाले लेक्चर में देखिएगा, उसमें मैंने ये करवाई थी डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन पी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। कि अगर कोई से भी दो इवेंट्स हैं, बेशक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या जिस भी तरह के हों या डिसजॉइंट हो या ना हो, तो पी ऑफ ए यूनियन बी या तो लेस आएगा या इक्वल आएगा। इस साइड से इक्वल तब आता है जब ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, अदरवाइज पी ऑफ ए यूनियन बी लेस ही आएगा हमेशा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी से। ठीक है, और ये इन जनरल में इन्होंने की है कि अगर के इवेंट्स हो हमारे पास तो उसके लिए ये इस तरह से होल्ड करती है कि पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A के लेस देन और इक्वल आएगी इन सब के सम के, और इस इनक्वालिटी का नाम है बोल्स इनक्वालिटी। ठीक है,
अगेन एग्जांपल शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 52 में से हमने वन कार्ड पिक किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस कार्ड और बोथ। ये जहां पे और आ जाएगा ना, पहला क्लब वाला ये एक इवेंट बनाएगा, फेस वाला एक इवेंट बनाएगा, या बोथ वाला एक इवेंट बनाएगा, मतलब सी इवेंट, तीन बनेंगे इवेंट्स। और का मतलब ये और मतलब होता है यूनियन से, एंड आए तो वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। और आगे इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो पहले हम जरा ए इवेंट को देख लेते हैं। ए इवेंट क्या है कि कार्ड इज अ क्लब कार्ड। हमने कहा था कि क्लब हो, क्लब हो, डायमंड हो, स्पेड हो, ये सारे 13 कार्ड्स होते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड इज अ क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड में कितने होते हैं टोटल? 13। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 13/52। दूसरा कहा है उसने कि कार्ड इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो होता है, फेस कार्ड जो होते हैं वो टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। और फेस कार्ड 12 कौन कौन से होते हैं? ए वाले कार्ड है ना। ए वाले आपके पास कितने कार्ड होते हैं? अच्छा जी, तो फेस कार्ड्स आपके पास टोटल 12 होते हैं। और वो 12 कौन से वाले होते हैं? फेस कार्ड्स उन कार्ड्स को बोलते हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी हो रही होती है। अब पिक्चर्स किन किन पे बनी होती है? एक के वाला कार्ड होता है किंग का, जिसपे किंग बना होता है, जैक वाला होता है और क्वीन वाला होता है, मतलब जे क्यू और के वाले। अब इन तीनों के के भी 4 कार्ड है, क्यू के भी 4 कार्ड है और जे के भी 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल 12 कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड्स कहलाते हैं। तो टोटल 12 आ गए फेस कार्ड्स, और बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब देखें, अब तीसरा इवेंट उसने क्या कहा, या हम कह सकते हैं और बोथ। बोथ का मतलब दोनों भी आ सकते हैं इकट्ठे। तो इकट्ठे आने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, कि दोनों में सेम जो एलिमेंट्स है वो हम ले लेते हैं, ठीक है ना। क्लब कार्ड्स 13 आ रहे हैं। क्लब कार्ड में क्या है? 2 से लेके 10 तक कार्ड्स, और फिर ए के क्यू और जे, ये 13 कार्ड्स हैं। और फेस कार्ड्स में क्या आ रहे हैं? जे क्यू और के, 3 कार्ड्स आ रहे हैं। तो दोनों में कितने सेम कार्ड्स हो गए? 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ना, दोनों इवेंट्स कैसे थे? इनमें फेस कार्ड में और क्लब कार्ड में 3 एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो इस पे अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तो ऐसा होता कि एक आता फेस कार्ड और एक आता क्लब कार्ड, एक आता स्पेड कार्ड, ये 2 इवेंट होते हैं, तो फिर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने थे, फिर हमने ये इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना था। लेकिन अभी क्योंकि उनमें सेम कार्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए इंटरसेक्शन बी भी आएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल चुके हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू पुट करें, बी की करें और माइनस करें इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को। तो ये हमारे पास अगर हमने एक कार्ड पिक किया तो वो यहाँ फेस कार्ड हो सकता है या क्लब कार्ड हो सकता है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? 22/52। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आप खुद करेंगे। ये भी वही यूनियन वगैरह वाली एग्जांपल्स ही आ रही हैं सारी। आई होपफुली आपको समझ आ जाएगी ये, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी स्टेप किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल है। 3 horses A B C are in a race, के 3 घोड़े हैं वो रेस में है, उसमें से A is twice as likely to win as B, के ए के जीतने के चांसेस कितने हैं बी से डबल। कि अगर बी एक बार जीतता है, मतलब के चांसेस, एक चांस है उसका जीतने का, तो ए के पास कितने चांसेस हैं? डबल है बी से, 2 बी। तो पी ऑफ ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी चांस को ही बोलते हैं ना, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? बी के ट्वाइस, ठीक है। एंड बी इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज सी, और बी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सी के ट्वाइसली, मतलब कि वो विन कर सकता है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विंस, ए यूनियन बी की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अभी पहले लेट अस पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हम सी की प्रोबेबिलिटी को सपोज कर लेते हैं वो बी के इक्वल है, तो पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2p आ जाएगी। यहाँ पे पी ऑफ सी की वैल्यू पुट की, तो जब हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 2p, तो हम इसको ए वाली में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 4p। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं सारे को सम करो तो वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 1/7, इसका मतलब सी की प्रोबेबिलिटी 1/7 आ गई, बी की क्योंकि ट्वाइस थी तो 2/7 बी की आ गई, और ए की यहाँ पे ए आएगा, पी ऑफ ए जो है वो आ गया, वो भी बी से भी ट्वाइस थी तो हमने बी वाली से उसको 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 4/7 आ गया, ठीक है। अब ए और बी दो अलग अलग हो रहे हैं, उनके अलग अलग ही जीतने की पॉसिबिलिटी होगी, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी जीत सकते हैं, वो 6/7 है इसकी। नेक्स्ट भी सिमिलरली इसी तरह का यूनियन का थ्योरम है कि अगर 3 इवेंट्स है हमारे पास, तो देन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकरिंग इज गिवन एज, कि तीनों में से कोई एक कौन सा इवेंट ओकर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो सबसे पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा अलग-अलग से, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, फिर माइनस करेंगे 1 by 1, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, देन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे इसमें से, और फिर लास्ट पे एक चीज हमें ऐड करनी है इसमें, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको जमा कर देंगे। ये फार्मूला है 3 इवेंट्स के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये वही 3 इवेंट्स वाली है, तो इसको अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले फार्मूले इन्होंने किया हुआ है। ये अब आप खुद देखेंगे सारी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि मतलब एक ऐसे इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके साथ कोई ना कोई कंडीशन दे रखी हो, मतलब कि एक इवेंट के ओकर होना जो है वो दूसरे इवेंट पे इन्हिसार कर रहा हो, दूसरे इवेंट की वजह से हो, या एक इवेंट के ओकर होने की वजह से दूसरे पे कोई ना कोई मतलब इशू आए या उस पर असर पड़े। The sample space for an experiment must often be changed when some additional information pertaining to the outcome of experiment is received. कहते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस चेंज हो जाती है जैसे जैसे उसके ऊपर कंडीशंस चेंज होती हैं। The effect of such information is to reduce the sample space by excluding some outcome as being impossible which before receiving the information. तो मतलब हम इस पर कंडीशंस लगाते ही इसलिए हैं ताकि हम अपने सैंपल स्पेस को थोड़ा छोटा कर सके, जो हम इसमें यूजफुल एग्जांपल वो एलिमेंट्स नहीं है, आउटकम्स नहीं है जो हमारे लिए यूजफुल हो, हम उसको कंडीशंस के थ्रू निकाल दें और बस हमारे पास सैंपल स्पेस में वो आउटकम्स बचे जो कि हमारे लिए यूज हो सके। The probability associated with such a reduced sample space, जब हम कोई ना कोई कंडीशन लगा के अपनी सैंपल स्पेस को छोटा कर लेते हैं तो उस सैंपल स्पेस को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट अस कंसीडर अ डाई थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट। डाई मतलब जो लूडो का दाना है उसको थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आता है, सैंपल स्पेस हमारे पास आती है 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 6। हम एक इवेंट ले लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट ऑकर ऑन दैट ओनली 6 ऑकर, कि हमने इवेंट ए बनाया कि हमने जब डाइस थ्रो किया तो सिर्फ 6 ही आए, तो 6 अब इस सैंपल स्पेस में 6 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, तो वो हमने एक ही बार इधर लिख लिया। सेकंड हमने कंडीशन लगाई, इफ देयर इज अ कंडीशन दैट 6 ऑकर ओनली व्हेन द डाई शोज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अब देखो ना, पहले तो कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 6 पॉसिबिलिटीज थी ना कि 6 आ सकता है, हो सकता है डाई थ्रो किया 1 आए 2 आए 3 आए, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है कि कंडीशन ये है कि 6 सिर्फ तभी आएगा अगर डाइस इवन नंबर शो करे। अब इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, तो ये बी इवेंट हो गया हमारे पास। तो पी डाई शोज 6, ये ए वाला लिख लिया, डाई शोज इवन नंबर नीचे लिखा बी वाला। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या आई कि ऊपर जो एलिमेंट लिखते हैं, मतलब जो पहले लिखते हैं वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले आते हैं। अब ए में कितने एलिमेंट्स 1, और नीचे हमने लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, तो 1/3 आ गया।
ठीक है ना। वही अगर आप ऊपर वाले से करते हो तो इसकी पॉसिबिलिटीज और होती हैं, वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी 1/6 आनी है, लेकिन जब हमने कंडीशन लगा दी तो फिर हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया, अपनी सैंपल स्पेस को छोटा कर लिया। ये अब हमारे पास शॉर्ट करके रिड्यूस जो सैंपल स्पेस आई है वो 246 आई है, ठीक है ना। नीचे फॉर्मूला उन्होंने दिया है, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड एंड डिफाइंड है। अच्छा, ये इसका मतलब, ये ए ओवर बी का मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, लेकिन जब क्या हो जाए, बी अकर हो जाए, मतलब बी जो इवेंट है वो हो जाए, तो अब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, और डिवाइड आएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी। तो यहाँ पे भी देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, एक ही तो एलिमेंट आ रहा है, तो ए पर एक आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ओरिजिनल सैंपल स्पेस एन ओवर एस, एन ऑफ एस, मतलब कि ओरिजिनल सैंपल स्पेस से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हमारे पास चीज बन जाती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन गई, और इधर वाली ये जो इसको करेंगे तो ये बन जाती है बी की प्रोबेबिलिटी, वेयर पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेम नेक्स्ट उसी तरह से इनकी वो लिख रखी है, जिस तरह से हमने पहली वाली एग्जांपल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी 0 से 1 तक ही होगी। और श्योर इवेंट मतलब एस ले लें, एक ही जगह पे पूरे का पूरा एस ले लें, सैंपल स्पेस ले लें, तब भी 1 आएगी। और अगर A1 यूनियन A2 दो सम इवेंट्स लिए हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाती हैं। अच्छा जी, एग्जांपल इसकी देखते हैं। Two coins are tossed. What is the conditional probability that two heads result given that there is at least one head? ठीक है, कहते हैं टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स टॉस किए, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे, 2 2 जा 4, और ये एस की सैंपल स्पेस भी बना दी, ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे देखें उसने खुद यूज कर लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट टू हेड्स रिजल्ट, कि दो हेड्स आने चाहिए, ठीक है, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन हेड। अब कंडीशन क्या गिवन है, इवेंट हमारा ये है कि दो हेड आने चाहिए, और कंडीशन जो बी वाला है वो क्या दी हुई है कि कम से कम एक हेड आ रहा हो, ये कंडीशन दी है सैंपल स्पेस को छोटा करने के लिए। अगर हम निकाल लेते हैं इसकी, अच्छा जी, यहाँ पे देखें ए में हमारे पास दो हेड्स आ गए एच एच, ठीक है, और एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। सिमिलरली बी में उसने कहा है कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड वाली हमने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी इसकी 3/4 आ गई। वो हैव टू कैलकुलेट पी ऑफ ए ओवर बी, हमें ये निकालना है कि टू हेड्स आने चाहिए जब कम से कम बी में एक हेड आ रहा हो। तो इसका फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा, वो क्या था, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट आ रहा है, एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो उसकी 1 आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी में 1 आ गए, और बी में कितने आ रहे हैं टोटल, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए ओवर बी, ये टोटल आपका आ गया 1/3, मतलब ऊपर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, नीचे आ जाएगा बी के एलिमेंट सिर्फ, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। ये ऊपर उन्होंने अलग से ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको बताई है, यहाँ पे ए डैश बी नहीं आता, यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है, ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली है, वो 1/4 आई, यहाँ पे जो 1/4 लिखी है, ठीक है, और नीचे इसको डिवाइड किया 3/4, ये पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी है, इनको डिवाइड किया तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मैन टॉसेस टू फेयर डाइस, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू डाइस विल बी। अच्छा, अभी आपके सामने ना ये एग्जांपल की हुई है, ठीक है, 2 मिनट्स है आपके पास, आप इसको देखें अगर आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अभी फौरन से इसको करें और इसको देखें कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई है।
नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन लॉ है। ये सारे लॉज की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। If A and B are any two events defined in a sample space as, then P of A intersection B equal to P of A into P of B over A, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ इसका प्रोडक्ट आएगा कि A इंटरसेक्शन B आप फाइंड करना चाह रहे हो। ये सेम वही है, आपने अगर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला आ जाए ना, तो ये उधर से मल्टीप्लिकेशन लॉ बना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P of A over B इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B ओवर P of B, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा। तो सिंपल P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आ जाएगा P of B दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B ओवर A की निकालते हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर तो प्रोबेबिलिटी आनी ही है इंटरसेक्शन B की है, और डिवाइड में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है जो यहाँ पे नीचे दिया होता है, तो P of A आएगा। ठीक है ना? तो ये उधर से फार्मूला बन जाता है, इसको अलग से याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें दे रखी हैं और इजी एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व किया हुआ है। तो ये काइंडली आप लोगों ने ये फाइल जरा अच्छे से देखनी है, ताकि जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं ये आपको अच्छे से हो जाए। अच्छा जी, आगे देखिए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? Two events A and B are in the same sample space S are defined to be independent events if the probability that one event occurs is not affected by whether the other event has or has not occurred। कहता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट A और B हैं, वो इंडिपेंडेंट तब होंगे अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े उस चीज का कि दूसरा इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कि अगर दूसरा इवेंट अकर होता है तब भी उसका आंसर वही रहे, और दूसरा इवेंट नहीं होता तब भी उसका आंसर सेम रहे। मैथमेटिकली उसने कहा है P of A over B is equal to P of A। अदरवाइज तो चेंज हो जाती है ना प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्या कहता है, क्योंकि वैसे तो प्रोबेबिलिटी आती है P of A इंटरसेक्शन B over P of B, लेकिन अब कहता है कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी सेम A ओवर B की भी वही आए जो P of A की है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। इसी तरह अगर B ओवर A की ले रहे हैं तो वो आनी चाहिए B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। इट फॉलोज दैट टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। और दूसरा एक सिंपल फार्मूला ये है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। If the two events are A and B are mutually exclusive events, then क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो दोनों में कोई सेम एलिमेंट तो होगा नहीं, इसलिए उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आनी है? 0। इसका मतलब या तो A की प्रोबेबिलिटी 0 है या फिर B की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह से उन्होंने द इवेंट्स A and B are defined to be dependent। इंडिपेंडेंट अगर होंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो उनके अलग-अलग से प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर वो डिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल आएगी, मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू P of A P of B। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। टू इवेंट्स A and B are such that P of A is equal to 1 over 4, P of A over B is equal to 1 over 2, एंड ये तीन प्रोबेबिलिटीज दी हैं। आर A and B are independent इवेंट्स, हमने देखना कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम पहले तो जरा उन्हें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले देखते हैं A and B are independent events। If A and B are independent events, then P of A over B किसके इक्वल होना चाहिए? ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो हमने अभी इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में क्या देखा कि P of A over B किसके इक्वल आना चाहिए? P of A के। अब यहाँ भी देखते हैं P of A over B क्या आ रहा है? 1 over 2, और P of A क्या आ रहा है? 1 over 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बट गिवन है कि 1 over 4 की इक्वल है A की प्रोबेबिलिटी और A over B की प्रोबेबिलिटी है 1 over 2, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल था, उन्होंने वैल्यूज खुद ही दी थी, हमने बस चेक करना था कि इक्वल है या नहीं है। आर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम
मतलब कि हाँ, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, और अगर 2 इवेंट हमारे पास ऐसे हों जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है? तो if A and B are mutually exclusive events, then P of A over B is equal to 0. But given P of A over B is equal to 1 over 2, कि वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उसने कहा है कि लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। थर्ड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है एंड पी ऑफ बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ पढ़ा पीछे, उसमें क्या है कि वो इक्वल होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ओवर ए के, ठीक है? ये मैंने आपसे कहा था कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लीकेशन लॉ को निकाल सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं, पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, बी ओवर ए की वैल्यू 2/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की आ गई। सेकेंडली हमने फाइंड करना है पी ऑफ बी, तो वही हमने सेकंड मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया, ऊपर पहला मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया, नीचे सेकंड मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाया। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी है हमारे पास, ए और बी की प्रोबेबिलिटी भी है, वो तो पी ऑफ बी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें उन्होंने कहा है टू फेयर डाइस, वन रेड एंड वन ग्रीन आर थ्रोन, दो डाइस थ्रो किए हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द रेड डाइस शोज एन इवन नंबर, कि रेड डाई के ऊपर इवन नंबर आए, बी द इवेंट दैट द ग्रीन डाई शोज 5 और 6, शो दैट द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है? टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट 36 आ गए। ए इवेंट क्या है कि रेड डाई के ऊपर आपके पास आना चाहिए रेड डाई शो एन इवन नंबर। देखिए ना, हमारे पास दो सैंपल है, एक सैंपल स्पेस किससे बनी है, एक रेड डाई है, एक ग्रीन। तो पहले वाले इन पेयर्स में जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो रेड डाइस का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट ग्रीन का होगा, पहला रेड का दूसरा ग्रीन का। इसे 1 3 है ना, तो 1 एलिमेंट जो है वो रेड डाई का है, 3 जो है वो ग्रीन डाई का है। अच्छा, तो इवेंट हमारे पास क्या है, लेट ए बी द इवेंट दैट द रेड डाई शोज एन इवन नंबर। तो अब आप इन सारे पेयर्स में देखें, जो पहला एलिमेंट जहां पे इवन नंबर आ रहा है ना उसको निकाल लें, ठीक है ना? जैसे ये सारा पहला पहला तो 1 आ रहा है, ये पहला एलिमेंट शो कर रहा है रेड डाई को, ठीक है? तो पहला ये तो सारा ऑड नंबर आ रहा है, फिर 2 आ गया, 2 2। दूसरे एलिमेंट को आपने नहीं देखना, बेशक वो ऑड हो चाहे इवन हो, हमने सिर्फ पहला एलिमेंट देखना है, ठीक है? तो ये 2 2 वाला निकल आया, 4 4 वाले निकल आएंगे और 6 वाले निकल आएंगे। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 18। तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। बी इवेंट है दैट द ग्रीन डाई शोज 5 और 6। अब ए फर्स्ट डाई पे, रेड डाई में चाहे पहला एलिमेंट जो भी आ रहा हो, लेकिन सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, ठीक है? तो हमने इन सारे में से वो एलिमेंट्स उठा लिए जिनका सेकंड एलिमेंट या तो 5 है या फिर 6 है, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स हमने उठा लिए, हमने पहले एलिमेंट को नहीं देखना है वो क्या आ रहा है, जस्ट हमने देखना है कि सेकंड एलिमेंट या तो 5 हो या 6 हो। देन इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब चूंकि हमने देखना है कि ये म्यूचुअली ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या था कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं अगर, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, अगर इन दोनों का आंसर सेम आए तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, हमने ए भी निकाल ली प्रोबेबिलिटी, बी की भी निकाल ली, तो ए इंटरसेक्शन बी की निकाल लेते हैं। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे, ठीक है? और इनके एलिमेंट 6 आ रहे हैं, ये हमने कॉमन एलिमेंट्स निकाल लिए, ये इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, देन उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए पी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करें, ए पी ऑफ ए क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ए की 1/2, बी की क्या आ रही है 1/3, ठीक है? तो 1/6 हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है इंटरसेक्शन की 1/6, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है?
अभी इसमें नेक्स्ट भी ऐसे ही एग्जांपल दी हुई है। Let A be with event that a family has children of both sexes and B be the event that a family has at most one boy. ठीक है, ए इवेंट है कि जिसमें दोनों आ रहे हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आ रहे हैं, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए बस। इफ अ फैमिली इज नोन टू हैव 3 चिल्ड्रन देन शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कि एक फैमिली के पास 3 बच्चे हैं तो कहते हैं शो करवाएं ए और बी दोनों इंडिपेंडेंस इवेंट है। अब ए इवेंट कैसा है कि उसमें वो एलिमेंट्स आने हैं कि तीनों में से एक लड़का 2 लड़कियां हो जाए, मतलब दोनों ही आएंगे, सिर्फ लड़कियां नहीं आएंगी, सिर्फ लड़के नहीं आएंगे, बल्कि इसमें दोनों चीजें आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ये सारी सैंपल स्पेस। अब आप सैंपल स्पेस किस तरह से बनाओगे, जैसे हमने हेड टेल की बनाई, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, हेड और टेल। इसी तरह से चिल्ड्रन में भी 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, बॉय या गर्ल, बी फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल। सैंपल स्पेस में वही 8 ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसकी सैंपल स्पेस बना ली। अब ये सिर्फ बी बी आ रहा है, ये भी ए में नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ जी जी मतलब गर्ल्स आ रही हैं तो ये भी ए में नहीं आएगा, क्योंकि ए वाले इवेंट में आने हैं ये बॉयज और गर्ल्स दोनों। तो ये बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं ये किस में आ जाएंगे, ए में। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, ठीक है। और बी वाला इवेंट है कि उसमें एट मोस्ट 1 बॉय हो, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय हो। तो इस सैंपल स्पेस में देखें ज्यादा से ज्यादा एक बॉय किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बाकी सब में इनमें 2 बॉयज आ रहे हैं, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें लड़का हो ही ना, लेकिन अगर हो तो सिर्फ एक ही हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा, जी वाली भी आ जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी लड़का नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास बी की सैंपल स्पेस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, उसमें ये 3 एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। और वही इंडिपेंडेंट वाला लॉ आप ये वाला यूज किया, दोनों का आंसर देखा, अगर इक्वल आ रहा है तो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकेंड पार्ट हमने करना है 4 चिल्ड्रन, कि एक फैमिली है जिसके 4 चिल्ड्रन है, देन शो दैट ए एंड पी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। इवेंट वही है जो ऊपर बताए हैं, लेकिन अब क्या हो गए, चिल्ड्रन 4 हो गए। तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट किया सेम इसी तरह से सेकेंड पार्ट को करना है। नेक्स्ट में कुछ थ्योरम्स ही आ रहे हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए पी ऑफ बी, ठीक है। ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन में इसका पढ़ लिया है। कहते हैं इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एस, देन कहता है अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हो, देन ए और जो बी का कंप्लीमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट होगा, जो ए कंप्लीमेंट है और बी है ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपस की बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे कि ए कंप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं, ए और बी का कंप्लीमेंट या ए कंप्लीमेंट और बी ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, या दोनों का कंप्लीमेंट ले लो, मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है, तो इन दोनों का कंप्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बच्चे, कहते हैं कि ये एग्जांपल देखें जरा, ये रिप्लेस और नॉट रिप्लेस में अक्सर एग्जाम्स में आ भी जाती हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस, मतलब ए वाले कार्ड्स हैं। इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, कि रिप्लेस का मतलब ये है कि हमने एक दोनों 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, अगर उस पे ए आ रहा है हमने दोबारा से उसको 52 के अंदर ही रख दिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है ना, मतलब कि एक कार्ड निकाला, रिजल्ट नोट कर लिया कि क्या आया है, देन उसको दोबारा 52 के अंदर रख दिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला, इसका मतलब रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए पहला हमारा क्या बनना है, पी प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है बोथ कार्ड एसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस, के दोनों कार्ड जो हमने निकाले हैं वो एस कार्ड हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, हमने इसकी निकालनी है, ठीक है ना। ए बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल।
तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो क्योंकि टोटल 4 कार्ड्स होते हैं ना, तो ए के 4 कार्ड्स होते हैं, तो 4/52 ए की प्रोबेबिलिटी आ गई और 4/52 बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये नेक्स्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस्ड का सेकंड पॉइंट है नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब 52 में से हमने एक कार्ड निकाला, लेट्स सपोज वो ए का कार्ड है या जो भी, उसको हमने बाहर रख दिया। अब पीछे कितने कार्ड रह गए, 51। टोटल पहले 52 थे, उसमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया। अब उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने बाहर रख दिया। दूसरा क्या है, अब बाकी कितने बचे, 51 कार्ड्स, फिर उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, ठीक है ना। कहते हैं पी बोथ कार्ड आर एस, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट कार्ड इज एस, कि अगर पहला कार्ड एस का निकलता है, मल्टीप्लाई सेकंड कार्ड इज एस गिवन दैट फर्स्ट इज एस। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने जब पहला कार्ड निकाला तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4, तो 4/52 ये ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो हमने जो कार्ड निकाला था उसको हमने सेपरेट रख दिया, लेट्स सपोज वो ए था, ठीक है। तो दूसरा अब क्या बची, कितनी पीछे पॉसिबिलिटीज बची, 3, और 3 पॉसिबिलिटीज कितने कार्ड्स के लिए बची, 51 के लिए, क्योंकि हमने पहले वाले कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो बाकी 51 में से 3 आ गया, ठीक है ना, बी का इवेंट आ गया, उसमें 3/51 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट रिप्लेस का आंसर चेंज आ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आप खुद करेंगे सारी। जी, तो ये आपका 54 पेज तक है, 50 बल्कि 53 पेज तक है, ठीक है ना। आज का काम जो आपका, हमने प्रोबेबिलिटीज के लॉ वगैरह पढ़े हैं, 53 पेज तक है, यहीं तक आपने ये काम करना है, ठीक है।